नमस्कार सभी बीएमसी छात्रों को नमस्कार, और भी कोई जुड़ रहे हो तो उनको भी नमस्कार। आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर 2 कोशिका की संरचना। चैप्टर 2 कोशिका की संरचना, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो देखिए, इसमें से भी कम से कम जो पीटीआई की वैकेंसी आती है उसमें जो पेपर होता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। क्योंकि मैंने पुराने जो पेपर देखे ना, इस हिसाब से इसमें से 1-2 तो आते हैं, वो निश्चित है। तो इसलिए ये अपन को चैप्टर कवर करना पड़ेगा। इसमें प्रारंभ होते हैं कोशिका की परिभाषा। कोशिका की जो परिभाषा है ना, वो इसमें देखते अपन। तो देखिए कोशिका है क्या आखिर में। तो कोशिका की परिभाषा होती है मेन मुख्यतः सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखिए इसमें 2 शब्द आए, एक तो संरचनात्मक और एक शब्द आया क्रियात्मक। तो देखिए जीवों के शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये परिभाषा याद रखना, 2 शब्द याद रखने। अब देखिए संरचनात्मक का मतलब संरचना करने वाली, और क्रियात्मक का मतलब क्रिया करने वाली। तो बिल्कुल राइट है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। तो 2 चीजें स्पष्ट रख लेना आप। संरचनात्मक का मतलब संरचना करने वाली, और क्रियात्मक का मतलब क्रिया करने वाली। अब भाई अपन देखते हैं कि आखिर में संरचना कैसे करती है कोशिका और क्रियाएं कैसे करती है। तो पहले देखते अपन संरचनात्मक का मतलब। आपको कल भी पढ़ाया था मैंने, कोशिकाएं परस्पर मिलकर के, कोशिका परस्पर मिलकर क्या बनाएगी? उत्तक बनाती है। उत्तक से फिर अंग बनते हैं, अंग से फिर तंत्र बनते हैं, और तंत्र से फिर क्या बनता है? शरीर बनता है। तो ये पक्का है, निश्चित है कि कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। तो कोशिकाएं मिलकर परस्पर उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर बनता है। तो ये क्या होगी? संरचनात्मक होगी। संरचनात्मक यानी जो जीवों का शरीर जो बना है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कोशिका से स्टार्ट हुआ है। जैसे एक सामान्य उदाहरण द्वारा देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं जब निषेचन की क्रिया होती है, तो जैसे शुक्राणु, ये शुक्राणु एक कोशिका है ये भी, और एक अंडाणु ये भी एक कोशिका है। तो आखिर में जो दोनों की क्रिया होगी, अर्थात ये जो अंडाणु है उसमें शुक्राणु प्रवेश करता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो दोनों से ये भी अगुणित रहता है, ये भी अगुणित, दोनों से क्या बन जाएगा? 2n, अर्थात 2n युग्मनज बनता है ये। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखो युग्मनज बना, ये युग्मनज कहलाएगा 2n युग्मनज। और ये युग्मनज आगे जाकर के जो भ्रूण अवस्थाएं होती है ना, उसमें नाम होता है मोरूला बनाता है, मोरूला। फिर मोरूला से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला, और फिर ब्लास्टूला से गेस्टूला बनता है, गेस्टूला। ये तो ये क्या का नाम है? भ्रूण अवस्थाओं के नाम है। तो देखो जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? संरचना, अपन पढ़े संरचनात्मक, यानी आखिर में कोशिका कैसे जीवों का निर्माण करती है।
तो दोनों, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं से जो है 2n युग्मनज बना। ये युग्मनज से फिर धीरे धीरे आकार बढ़ता जाता है, मोरुला बना, मोरुला से फिर ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से गेस्टुला। गेस्टुला में होता क्या है आखिर में? गेस्टुला में जनन स्तरों का निर्माण शुरू हो जाता है। अब जनन स्तर क्या होते हैं? जिसके कारण मानव शरीर के सभी प्रकार के जो अंग बनते हैं। देखिए क्या बनाता, दोनों की क्रिया से पले पले द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं अंग्रेजी में इसको। युग्मनज से बनाता फिर मोरुला, मोरुला से बनाता फिर ब्लास्टुला और फिर गेस्टुला, गेस्टुला। हालांकि इनका भी सबका ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं बता सकते क्योंकि ये ज़्यादातर है ना सीनियर के स्तर पर होता है, मतलब डीपली होता है। मेन अपन को गेस्टुला से देखना है। गेस्टुला होता क्या है? इसमें 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के जनन स्तर। सबसे बाहर का कहलाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाला कहलाता है मीजोडर्म, मीजोडर्म। और अंदर वाला, सबसे अंदर वाला है इंडोडर्म, इंडोडर्म। सामान्य भाषा में कहे तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ये तीनों जनन स्तर मिलकर के धीरे धीरे प्राणियों की संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि कोशिका जीवों की क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। अब देखते हैं क्रियात्मक इकाई के रूप में कैसे कार्य करती है कोशिका। क्रियात्मक शब्द आया ये, क्रियात्मक। अब देखिए सरना में अपन ने पढ़ लिया कि कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर। अब क्रियात्मक यानी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सब किस में होती है? कोशिका में होती है। कौन कौन सी जैविक क्रियाएं? देखिए जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन, उत्सर्जन, नियमन, परिसंचरण, सारी जो क्रियाएं होती है आखिर में किस में होती है? कोशिका में होती है। इसलिए इसको जीवों की क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो पक्का हो गया ये कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब आगे देखते अपन कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं के जो प्रकार है, 2 प्रकार से इनको डिवाइडेड किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरी है संरचना के आधार पर, आधार पर, या प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति के आधार पर, आधार पर। तो पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया। पहले होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिकाएं। ये किसके हिसाब से? उत्पत्ति के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका या कोशिकाएं। दोनों में क्या अंतर है? सीधा पता लग रहा है। प्रो का मतलब है प्रारंभ में, अर्थात ये प्राचीन, जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो कौन सी कोशिकाएं बनी? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। यानी सर्वप्रथम जंतु जगत में बनने वाली जो कोशिकाएं थी वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
उसके बाद इनमें धीरे धीरे विकास हुआ और इनसे जो फिर विकसित हुई कोशिकाएं वो कहलाती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। अब इसका मतलब है, अगर सामान्य दूसरे शब्दों में देखो तो अल्प विकसित कोशिकाएं, ये अल्प विकसित कोशिकाएं ये जबकि ये क्या है, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। तो दोनों में क्या अंतर हुआ, ये तो है अल्प विकसित कोशिका और ये क्या है, विकसित कोशिका। अब अपन देखते हैं इसमें अल्प विकसित कोशिका कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यानी देखिए, प्रोकैरियोटिक यानी नाम क्या था इसका, अल्प विकसित कोशिका, अल्प विकसित कोशिका यानी इसमें किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है, इसको जो है ये जो कोशिकाएं होती है तो इसमें देखते हैं जैसे ये कोशिका है ये, अब जबकि आप जानते हो कोशिकाओं में बीच में क्या रहता है, केंद्रक रहता है। केंद्र के बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, अंतःपद्रवी जालिका पाई जाती है, गाल्जिकाएं पाई जाती है, ऐसे कई संरचनाएं पाई जाती है। जबकि और ये बीच में तो जानते हो आप जीवद्रव्य भरा होता है, तो जीवद्रव्य तो इसमें भी रहता है ये तो अपन फट क्या रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवद्रव्य भरा होता है ये जीवद्रव्य भरा हुआ है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक में क्या रहता है, केंद्रक में रहता है डीएनए या गुणसूत्र। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो वैसे ही मुक्त रहते हैं, मतलब खुले हुए रहते हैं। यानी ये जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ये केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं रहता है, यानी बिना झिल्ली का ही ये पाया जाता है। तो इसमें देखो किसी प्रकार कोई झिल्ली नहीं है। दूसरा, इसमें अगर पाए जाते हैं तो कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम। तो 2-3 संरचनाएं देखिए आपने, जीवद्रव्य पाया जाता है और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए या गुणसूत्र, ये किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली द्वारा बंद नहीं रहते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो अच्छी तरह से याद रखना ये कि इनमें किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात झिल्ली रहित क्या है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली रहित वो भी। और ये केंद्रक का अवशेष नहीं होकर के क्या होता है, एक प्रकार का ये डीएनए होता है, ये है ना। इस प्रकार से ये अल्प विकसित कोशिकाएं रहती है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आखिर में किस में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है एक तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये भी जीव है माइकोप्लाज्मा। तो ये इनमें जीवाणु और माइकोप्लाज्मा के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ये अच्छी तरह याद है, एक बार फिर लिख लेना। इसका अर्थ अल्प विकसित कोशिका होता है, इसका मतलब है ना। आगे चलते अपन दूसरे प्रकार की। यूकैरियोटिक कोशिका नंबर 2, यूकैरियोटिक कोशिका। ये ऐसी कोशिका होती है, यानी इसको क्या कहते हैं, उच्च विकसित कोशिका भी कहते हैं, उच्च विकसित कोशिका भी कहते हैं, कोशिका। इसमें क्या पाए जाते हैं, सभी जो होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि इसमें झिल्लियां पाई जाती है। और सबसे बड़ा तो क्या है, केंद्रक पाया जाता है, जैसे ये कोशिका झिल्ली और ये बीच में केंद्रक और इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं, ये है ना। और यहाँ वही माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर लाइसोसोम, यहाँ पर ये अंतःपद्रवी जालिका जिसको ER कहते हैं, ER। यहाँ पर गाल्जिकाएं है ना, ये गाल्जिकाएं रहती है। तो ऐसे कई संरचनाएं होती है। तो इसमें पूर्ण विकसित कोशिका होती है, कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका।
और इसमें कोशिका की सभी संरचनाएं झिल्लियों में परिबद्ध रहती है, अर्थात झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। चारों तरफ ये दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसमें, और जितनी भी कोशिकाएं वो सब पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। किसमें पाई जाती है ये सभी उच्च विकसित जंतुओं में, अर्थात मानव। अब इसमें मानव में मतलब सभी आगे यहाँ से लेकर के, कहाँ से, केंचुए से लेकर के, केंचुए से लेकर जितने भी विकसित प्राणी हैं सब इसमें आते हैं, मानव और यहाँ तक पादप। तो पादपों में भी क्या पाई जाती है, ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये किस आधार पर हुई है, उत्पत्ति के आधार पर हुई है। और दूसरा प्रकार पढ़ते अपन कोशिका का दूसरा प्रकार। तो ये देखिए संरचना या प्रकृति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार, दूसरा प्रकार क्या है कोशिका का, ये होती है जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। तो अपन ने, आपने देखा कि पहले जो कोशिकाएं थी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की थी, और दूसरी होती है जनन कोशिकाएं। तो ये जनन कोशिकाएं क्या होती है, जो जननांगों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, वृषण और अंडाशय में, वृषण और दूसरी अंडाशय में ये जनन कोशिकाएं पाई जाती है। वृषण तो क्या है, नर जननांग है, नर जननांग, और अंडाशय क्या है, मादा जननांग के अंतर्गत आता है, मादा जननांग। तो इन दोनों अंगों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, जनन कोशिकाएं पाई जाती है। हालांकि इसका जब आगे आएगा ना तो इस तरह में अपन पढ़ेंगे। इसमें याद रखना कि जो वृषण होता है इससे हार्मोन स्रावित होता है। देखिए जैसे ये वृषण है, तो वृषण के अंदर जो अंतराली स्तर होता है, ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे क्योंकि कोशिका का पूरा कराना ना है अपन को। तो इसका जो सबसे अंदर का जो स्तर होता है अंतराली स्तर, अंतराली स्तर यानी कि लीडिंग स्तर, लीडिंग स्तर, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये याद रखना आप, कैसे, वृषण से, वृषण से कौन सा, अंतराली, वृषण का जो अंतराली जो स्तर होता है उसको लीडिंग स्तर भी कहते हैं, और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन, यानी कि इसको नरजनन हार्मोन भी कहते हैं। और दूसरा होता है जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय जो होता है इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे, अंडाशय से। अब अपन देखते हैं दो हार्मोन किससे निकलते हैं, वह जटिल प्रक्रिया है इसमें। जब निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम नामक पिंड बनता है, जब इसका चलेगा ना ग्रंथियों वाला, उसमें बताएंगे। तो अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, अंडाशय, इससे दो हार्मोन, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये भी मैंने बताना उचित नहीं समझा क्योंकि ये हार्मोन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, पहले भी आए हैं ये, तो इसलिए याद रखो कि अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब चलते अपन कोशिका के आगे की जो है ना संरचना, उसके ऊपर। तो अपन देखते हैं पहले अपने कोशिका। तो अपने कोशिका की परिभाषा होगी, परिभाषा कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और अब अपन इसमें पढ़ रहे हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो आप अच्छी तरह जानते हो कोशिका की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट, ये अच्छी तरह याद होगा आपको, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब, 1665 में, 1665 में
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया गया इनके द्वारा ही। तो कोई भी चीज़ों को जैसे देखते रहते ना, तो अमूमन इसमें इन्होंने क्या किया, पहले जैसे आप कहते थे कांच की जो बोतलें होती थी, कांच की पहले जो बोतलें होती थी उनमें जो ढक्कन लगाए जाते थे ना, वो लकड़ी के लगाए जाते थे, लकड़ी के। तो ये लकड़ी का जैसे जो ढक्कन होता है, तो ये मतलब अमूमन बैठे हुए थे, इन्होंने चाकू से जैसे अपन गाजर मूली की सलाद काटते हैं बिल्कुल बारीक गोल, जैसे मूली है तो अब इसकी सलाद काटेंगे ना गोल गोल ऐसे ही, तो इन्होंने इस लकड़ी का जो होता है ना भाग, ये ढक्कन, इसके स्लाइड काट लिए गोल गोल ऐसे, और हम उन मतलब बैठे थे वैसे ही। तो इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उस माइक्रोस्कोप में इनको छोटे छोटे ऐसे कोष्ठ दिखाई दिए। ये थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा बन गया चित्र। जब इन्होंने लकड़ी के जो कारक होता है यानी ढक्कन, इसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा कार को, तो इसमें से छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर में ये कैसे बना हुआ है, मतलब, और ये छोटी छोटी चीज क्या है ये। तो इन्होंने सर्वप्रथम उनको क्या नाम दिया था, सेलुला, सेलुला, सेलुला नाम दिया था। तो आज अपन देखते हैं ना कोशिका, कोशिका को अंग्रेजी में इसलिए क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी सेलुला से मिलकर बना, जिसका मतलब है छोटे छोटे कोष्ठ। ये छोटे छोटे कोष्ठ है, इनको क्या नाम दिया, सेलुला। और ये जो सेलुला है इसका अर्थ सामान्यतः क्या होता है, कोशिका होता है। तो रियल में अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने मृत पादप कोशिका भित्तियों को देखा था। ये जो होती है ना, ये सरनाई दिख रही है आपको, ये कोशिका भित्तियां हैं ये। तो क्योंकि जीवित कोशिका तो हो ही नहीं सकती, इतना पुराना होता हमारा ढक्कन था वो, तो जीवित कोशिका को तो देख ही नहीं सकते। तो इन्होंने एक तरह से मृत पादप कोशिका भित्तियों को देखा था। यूं भी कहा जाता भाई मृत कोशिकाओं को देखा था, है ना। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम खोज करने का, कोशिका को खोज करने का जो श्रेय वह रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। लेकिन इनकी जो खोज है वह प्रमुख रूप से कि मृत पादप कोशिका या मृत पादप कोशिका भित्तियों को देखा था इन्होंने। और इनके जो खोज संबंधित जो विवरण है, मेन बात याद रखना है आपको उस पुस्तक का नाम, इनकी खोज संबंधित जितना भी जो विवरण है वह एक पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की खोजें संबंधित जो विवरण है सचित्र किसमें मिलते हैं, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो यह तो हुई खोज किसकी, मृत पादप कोशिका की। क्या था नाम, रॉबर्ट हुक। और दूसरा चल रहे हैं अपन, जिनको श्रेय दिया जाता है जीवित कोशिका की खोज का। तो जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की जो खोज है वह 1674 में, कब, 1674 में किसने की थी, ये की थी एंटीवान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने की थी ये। तो याद रखना ये अच्छी तरह से भाई, ये तो याद हो गया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने मृत पादप कोशिका या मृत कोशिका भित्तियों को देखा था। जीवित कोशिका की जो खोज का जो श्रेय वह दिया जाता है एंटीवान ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका को देखा था कब, 1674 में। उसी के साथ फिर इन्होंने जो अध्ययन किया तो शुक्राणु कोशिका की खोज भी की थी। तो दो चीजें याद रखना आपने, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका को देखा था वो किसकी थी, एक तो जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, और दूसरी क्या थी, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो याद रखना अच्छी तरह से
कि सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया था एंटीवान लुवेनहाक को 1674 में, और इन्होंने जीवाणु की कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम, उसी के साथ साथ फिर शुक्राणु कोशिका की भी खोज की थी। तो इस प्रकार से ये खोज हुई। अब देखते अपन आगे सामान्यतः जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो निकलते हैं ना वह, तो हालांकि इसका ये यूँ नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, आज ही टॉपिक नहीं ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 2-3 दिन चलेगा ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं अभी तो जैसे जीवद्रव्य के बारे में बताएंगे इसका, तो कोशिका जो रहती है तो इसमें पहले सामान्य बताते हैं कोशिका का ज्ञान है ना। तो देखिए ये याद रखना, सबसे या यूँ मानो जंतु जगत में, जंतु जगत में, जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। जैसे आप किताबें देखोगे और कहीं कहीं करोगे तो एक शब्द लिखा है यूं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के भी कई प्रकार हैं, ये आपको यहाँ ही पता लग रहा है कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। तो इसमें होते हैं माइकोप्लाज्मा, पूरा नाम है लेड लेवाई, लेड लेवाई। तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई की कोशिका जंतु जगत में या प्राणी जगत में सबसे सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो माप होता है वह 0.1 माइक्रोन होता है, यानी आंखों से भी दिखाई नहीं देती है। किससे दिखाई देती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे दिख जाए ये। तो 0.1, इसको ये चिन्ह है माइक्रोन, यानी छोटी वस्तुओं को नापने की इकाई है माइक्रोन। म्यू बोलते हैं वैसे तो इसको म्यू, लेकिन इसको माइक्रोन के रूप में काम लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका याद हो जाएगा आपको, किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई में। और इसके बाद चलते हैं सबसे बड़ी कोशिका, वही जंतु जगत में। जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका, जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका तो होती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा कह सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है एक कोशिका है, और ये जो है कितना, इसका जो व्यास रहता है 15 सेमी रहता है, 15 सेमी इसका व्यास है। तो ये जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है एक प्रकार से। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, इसका ये भी याद रखना, कितने 24 मुर्गी के अंडे, 24 मुर्गी के अंडे बराबर है ना शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, तो यानी एक ही अंडा किसके बराबर होता है? मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता है ये। और तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं एक और। ये धीरे धीरे फिर जैसे होता जाएगा ना, तो आपको मैं नोट्स सेंड करता रहूँगा। फिर जो भी बीएमसी के जो छात्र हैं ना, जो लगातार जुड़े, जिनके प्रयासों से क्लास स्टार्ट हुई है, तो ये तो वर्बली पूरा पढ़ा रहे हैं। हालांकि इसमें चाहो तो कॉपी पेन ले के मतलब बैठा करो साथ में, ताकि कोई ऐसी चीज़ आए तो आते वहाँ उतार लो। वीडियो देख भी याद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, मतलब मेरा प्रयास है कि जितने भी आप लोगों ने जो कोशिश की, जितने भी स्टूडेंट थे, तो मेरा प्रयास है कि फर्स्ट ये जो वैकेंसी है इसमें आप पास हो जाओ एकदम, और आपका सबकी जॉब लग जाए ये। तो अपन इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते अपन, दो चीज़ें होगी, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। अब आगे का जो है ना, क्योंकि आधा घंटा ठीक रहता डालने में, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सेंड भी करेंगे है ना, तो आधा घंटा पर्याप्त है। बाकी कल पढ़ेंगे इसकी संरचना को। थैंक यू।